हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों के गुणधर्म के बारे में। वीडियो लेक्चर की लेंथ को देखते हुए मैंने अल्फा और बीटा विकिरणों के गुणधर्म को डिस्कस कर लिया था और गामा विकिरण के गुणधर्म रह गए थे। तो आज के सेशन में हम गामा विकिरणों के गुणधर्म को डिस्कस करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि अल्फा कण उत्सर्जित होने के दौरान जब कोई रेडियो एक्टिव नाभिक अल्फा विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और उनसे क्या क्या टर्म्स एसोसिएटेड है उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि सारे ही कंटेंट जो है उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप अपना फेयर काम बड़ी इजीली कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज का सेशन हम डिस्कस कर रहे थे गामा विकिरणों के गुणधर्म के बारे में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे गामा विकिरणों के गुण, गामा विकिरणों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। हमने लास्ट क्लास में अल्फा और बीटा विकिरणों के गुणधर्म को देख लिया था। आज हम गामा विकिरणों के गुण की बात करते हैं। देखिए, गामा विकिरणें बेसिकली क्या होती है? गामा विकिरणें बहुत उच्च ऊर्जा के फोटॉन्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इनमें कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेश विहीन होती है। आवेश नहीं होने के कारण जब इनको विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो न तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और न ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होती है। साथ ही विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इसका मतलब ये फोटोन है और फोटोन ही प्रकाश होता है, तो इनकी चाल प्रकाश की चाल के लगभग क्या होती है? बराबर। और विराम अवस्था में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी फोटोन का जो द्रव्यमान है वो शून्य होता है, गति अवस्था में नहीं होता है। मैं अब डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो द्रव्यमान बहुत कम या न के बराबर होने के कारण इनकी आयनाइजेशन कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, सबसे कम होती है। लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण इनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, अल्फा विकिरण और बीटा विकिरण से भी ज़्यादा। एक्सरे की तरह ये भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है और साथ ही जब मेटल से इंटरैक्ट करती है तो कुछ घटनाएं बताती है, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेट्रा। तो इन सभी के गुणधर्म हम देख लेते हैं। तो इसमें बिट बाय बिट अगर लिखे तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे कि गामा विकिरणें बेसिकली क्या होती है? उच्च ऊर्जा के फोटोन या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो गामा विकिरणें वास्तव में उच्च ऊर्जा के फोटोन, उच्च ऊर्जा के फोटोन या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उच्च ऊर्जा के फोटॉन्स होते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे कह दो, दोनों एक ही बात है। ये उच्च ऊर्जा के फोटॉन्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है गाइस। अब इनकी अगर मैं बात करूं तरंग दैर्ध्य की, तो इनकी तरंग दैर्ध्य लगभग 10⁻⁴ से 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो इनकी तरंग दैर्ध्य जो है, लैम्डा का जो मान है इनके लिए वो 10⁻⁴ से 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। अब चूंकि ये उच्च ऊर्जा के फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है तो आवेश विहीन होते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत उदासीन होते हैं, ये विद्युत उदासीन होती है, विद्युत उदासीन यानी इन पर आवेश नहीं होता, विद्युत उदासीन होती है। अब देखिए, अगर विद्युत उदासीन है तो ये न तो विद्युत क्षेत्र में न ही चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होगी, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में अविचलित रहती है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विचलित नहीं होती, विचलित नहीं होती। ये विकिरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती। और हमने ये देखा भी था कि जब हम विद्युत क्षेत्र इन पर आरोपित करते हैं तो अल्फा पार्टिकल तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बीटा विकिरणें बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन ये बिना विचलित सीधे निकल जाती है क्योंकि इन पर आवेश नहीं होता। आवेश नहीं होने के कारण ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विचलित नहीं होती। चौथा, चूंकि स्वयं ये फोटोन है और इसका मतलब प्रकाश है, तो इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होगी।
तो इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि इनका द्रव्यमान बहुत कम, विराम अवस्था में तो शून्य ही होता है, गति अवस्था में द्रव्यमान भी बहुत कम होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। ये परमाणु से टकराकर इनके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत रेयर केस में बाहर निकालती है, तो इनकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है। इनकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है। आयनन क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। लेकिन इनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये भेदन क्षमता की अगर बात करें तो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये मोटी से मोटी शीट को भी भेद के आसानी से उसके बाहर निकल सकती है। तो छठा पॉइंट क्या लिखेंगे? इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक, सर्वाधिक होती है, ठीक है। ये हमने इनके कुछ इंपॉर्टेंट गुण धर्म देख लिए। इसके अतिरिक्त भी हम इनके कुछ गुण की बात करें तो इम्पोर्टेंटली फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये थोड़ा सा प्रभावित करती है, और जब ये एक्सरे की तरह डिफ्रैक्ट भी होती है तो हम क्या पॉइंट लिखेंगे? फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को हल्का प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को हल्का प्रभावित करती है, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का प्रभावित करती है। जब ये विकिरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होती है तो वहाँ पे अपने ट्रेस छोड़ देती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। साथ ही एक्सरे जिस तरह से विवर्तित होती है, जैसे हमने ब्रेक का विवर्तन पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से फोटॉन्स का भी विवर्तन या गामा विकिरणों का भी विवर्तन पॉसिबल है। तो एक्सरे की तरह विवर्तन होता है इनका भी विवर्तन होता है, इनका भी विवर्तन होता है, इनका भी विवर्तन होता है। और लास्ट पॉइंट में लिखाऊंगा कि जब मेटल से इंटरेक्ट करती है तो मेटल इंटरेक्शन में ये कुछ इफेक्ट शो करती है, जो कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो मेटल इंटरेक्शन में कुछ प्रभाव दर्शाती है। क्या दर्शाती है? कुछ प्रभाव दर्शाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होने के कारण और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होने के कारण, उसके साथ ही अवशोषित होने पर ये थर्मल इफेक्ट शो करती है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये ह्यूमन स्किन के लिए काफ़ी हैजार्डियस होती है, हानिकारक होती है। हमारे शरीर के अगर ये संपर्क में आए, एक्सपोजर में आए, तो इससे हमें काफ़ी प्रकार की डिजीजेज हो जाती है, जैसे कैंसर वगैरह हो जाता है। तो थर्मल इफेक्ट भी ये शो करती है। 10वां पॉइंट में इसमें लिखाऊंगा कि ये ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, प्रभाव दर्शाती है। तथा अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण, अत्यधिक ऊर्जा एवं विभेदन या भेदन क्षमता होने के कारण काफी हानिकारक होती है, काफी हानिकारक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही इनकी भेदन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक भी होती है। तो रिव्यू देख लो। वास्तव में उच्च ऊर्जा के फोटोन होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिनकी तरंग दैर्ध्य की परास हम देख चुके। उदासीन होती है, इसलिए विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। द्रव्यमान काफ़ी कम होता है, इसलिए इनकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है, वेग प्रकाश के वेग के बराबर। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, मोटी से मोटी शीट को ये भेद सकती है। उसके अतिरिक्त फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है और इनका एक्सरे की तरफ विवर्तन भी होता है। फिर मेटल इंट्रैक्शन में कुछ प्रभाव दर्शाती है। प्रभाव से मेरा मतलब है कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये प्रभाव भी दर्शाती है। साथ ही भेदन क्षमता और एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये हमारे ह्यूमंस के लिए काफ़ी 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 खतरनाक होती है, हैजार्डियस होती है। तो ये हमने गामा विकिरणों के भी गुण देख लिए।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं अल्फा क्षय के बारे में कि जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा विकिरण उत्सर्जित होती है, अल्फा डीके होता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उससे क्या क्या टर्मिनोलॉजी रिलेटेड होती है, तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं गाइस। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अल्फा डीके यानी अल्फा क्षय के बारे में, ठीक। तो गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं अल्फा डीके के बारे में यानी अल्फा क्षय, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करते हैं एग्जाम में इसके किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है गाइस हमारा अल्फा डीके यानी अल्फा क्षय, ठीक। समझिए अल्फा क्षय बेसिकली क्या होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक से जब कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो इस घटना को अल्फा क्षय कहते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भारी नाभिक है, मैं एक नाभिक बना देता हूँ, आप उस पर कंसिडर नहीं कीजिएगा कि मैंने कितने यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए हैं, केवल हम कॉन्सेप्ट को समझने का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेगी। चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नाभिक है, तो अल्फा क्षय बेसिकली क्या कि अगर किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो इसे अल्फा क्षय कहते हैं। ये स्वतः उत्सर्जित होता है रेडियो एक्टिविटी में, हम देख चुके हैं, ताकि अपनी ऊर्जा और द्रव्यमान को कम कर सके और स्टेबिलिटी बढ़ा सके। तो इसका मतलब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब है हीलियम का एक नाभिक, और हीलियम के नाभिक में दो तो प्रोटॉन होते हैं और साथ ही क्या होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्फा क्षय। तो क्या हुआ कि नाभिक में से एक अल्फा पार्टिकल निकला जिससे इसकी ऊर्जा और द्रव्यमान कम होगा और एक नया नाभिक और बनेगा, ठीक है। एक नया नाभिक बनेगा, तो एक नया नाभिक और साथ में बना देते हैं, ये बनेगा इसका नया नाभिक जो थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ठीक है, जो इस पहले वाले नाभिक से ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। इस घटना को अल्फा क्षय कहते हैं, अल्फा डीके। ठीक, तो होता क्या है गाइस, समझ लीजिए कि जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से, जिसे हम पेरेंट नाभिक कहते हैं या इसे एक्स कह दूं, मैं क्या कह दूं, एक्स, किसी नाभिक रेडियो एक्टिव नाभिक में से जब कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है और उसके साथ ही किसी दूसरे नाभिक का निर्माण होता है, इस घटना को हम अल्फा क्षय कहते हैं। अगर अल्फा क्षय की मैं बात करूं तो अल्फा क्षय में बेसिकली क्या होता है, परमाणु क्रमांक में तो 2 कम और द्रव्यमान संख्या में 4 कम हो जाता है। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर उसको समझते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो गया, जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव नाभिक से कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो बनने वाले नए नाभिक की परमाणु क्रमांक कह दूं मैं, परमाणु क्रमांक Z एवं द्रव्यमान संख्या को हम कहते हैं A में क्रमशः 2 एवं 4 इकाई की कमी हो जाती है, इसे अल्फा क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा क्षय। तो समझिए क्या बताया मैंने कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है, इस स्थिति में जो नया नाभिक बनता है उसकी द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्रमशः 2 और 4 की कमी हो जाती है। किस तरह से शो करेंगे इसको, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नाभिक है जो है ZXA, ठीक, और इसमें से अल्फा डीके होता है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होता है। तो इस स्थिति में द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक में तो 2 कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगी।
जब परमाणु क्रमांक कम होगा तो एक नया तत्व बनेगा और नए तत्व को अपन Y लिख लेते हैं। इसके साथ ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा और अल्फा पार्टिकल को हम क्या लिखते हैं 2He4। अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है? हीलियम के नाभिक के बराबर, जो 2He4 होता है। और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी भी निकलती है, उस एनर्जी को विघटन ऊर्जा कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? इस ऊर्जा को हम विघटन ऊर्जा कहते हैं, विघटन ऊर्जा, डी के एनर्जी। तो ऊर्जा निकलने के कारण ये वाला नाभिक से ये वाला नाभिक ज़्यादा स्थायी होगा। इस पूरी प्रोसेस में ऊर्जा निकलती है और हम जानते हैं ये ऊर्जा किसके बराबर होती है? ये ऊर्जा होगी बराबर आएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर। जहाँ डेल्टा एम क्या होता है? जहाँ डेल्टा एम होता है द्रव्यमान क्षति, किसके बराबर होता है? ये होता है मास डीके यानी द्रव्यमान क्षति के बराबर होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238, उसमें से जब कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है यानी अल्फा डीके होता है तो इसकी परमाणु क्रमांक तो 2 कम हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 90, और द्रव्यमान संख्या में 4 कम, तो ये आ जाएगा 234। 90 परमाणु संख्या वाला कौन सा तत्व होता है? थोरियम होता है, तो ये बन जाएगा थोरियम प्लस एक अल्फा कण निकलेगा 2He4 और प्लस विघटन की कुछ ऊर्जा निकलेगी Q। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अल्फा क्षय कहते हैं। ये घटना कहलाती है अल्फा क्षय। अब इस प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देख लेते हैं। अल्फा क्षय तो हमने देख लिया कि जब किसी नाभिक में से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो बनने वाले नाभिक की परमाणु क्रमांक तो 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। देखो 92 से ये कितना हो गया? 90 हो गया, मतलब 2 कम हुआ, और 238 से ये 234, मतलब 4 कम हो गया। एक अल्फा पार्टिकल निकला और साथ ही कुछ ऊर्जा रिलीज हो गई। इस घटना को अल्फा क्षय कहा गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताता हूँ कि अल्फा क्षय केवल उन्हीं नाभिकों में होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या 210 से ज्यादा होती है, यानी कि द्रव्यमान संख्या 210 से ज्यादा या बराबर होगी तभी अल्फा क्षय पॉसिबल होगा। द्रव्यमान संख्या का मान 210 के बराबर या बड़ा होने पर अल्फा क्षय पॉसिबल है, अल्फा डीके पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों है वो समझ लेते हैं। क्योंकि जो भारी नाभिक होंगे, द्रव्यमान संख्या 210 से ज्यादा का मतलब जो भारी नाभिक होंगे उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काफी ज्यादा संख्या में होते हैं, और काफी ज्यादा संख्या में होने के कारण हम ये पढ़ चुके हैं कि नाभिकीय बल एक लघुपरासी बल है। तो समझिए मेरी बात आराम से। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई बहुत भारी नाभिक है, बड़ा सा नाभिक है, और उस बड़े से नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए, खूब सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए, इस तरह से। ठीक है, संख्या पे जोर मत दीजिएगा, केवल समझिए। एक भारी नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी न्यूट्रॉन के आसपास एक छोटा सा घेरा होता है जिसमें ही ये बल प्रभावी होता है। ठीक है, यानी इस छोटे से घेरे में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उन पे तो आकर्षण बल लगेगा, और बाहर इसकी अगर बात करें तो उन प्रोटॉन्स के बीच दूरी ज्यादा होने के कारण उनके में प्रतिकर्षण लगता है। तो इसका मतलब जब भारी नाभिक की अपन बात करेंगे जिसकी द्रव्यमान संख्या काफी ज्यादा होगी, यानी जिनकी द्रव्यमान संख्या 210 से ज्यादा होगी, तो इतने भारी नाभिक में प्रोटॉन्स के बीच कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबल होने के कारण उनमें अल्फा क्षय पॉसिबल होता है। तो अल्फा क्षय केवल और केवल भारी नाभिकों के लिए होता है जिनमें द्रव्यमान संख्या का मान 210 से क्या होता है गाइस? ज्यादा, उन्हीं में अल्फा क्षय पॉसिबल होता है। ठीक है गाइस, इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि जो मूल नाभिक है उसके बाद जो उत्पाद नाभिक बनता है, तो इस उत्पाद नाभिक और इस अल्फा पार्टिकल की टोटल एनर्जी और द्रव्यमान हमेशा मूल नाभिक के टोटल एनर्जी और द्रव्यमान से कम होना चाहिए। कम होगा तभी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब उत्पाद नाभिक का जो द्रव्यमान और ऊर्जा है इस पूरी प्रोसेस में वो मूल नाभिक से हमेशा कम होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि मूल नाभिक उत्पादों की कुल ऊर्जा एवं द्रव्यमान, उत्पादों की कुल ऊर्जा एवं द्रव्यमान, उत्पादों की कुल ऊर्जा एवं द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान एवं ऊर्जा से कम होने चाहिए, कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा से कम होने चाहिए। होंगे भी, क्योंकि अगर इनको स्थायी रहना है तो इनकी ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों कम होने चाहिए, हम यही देख चुके हैं।
ऊर्जा यहाँ से निकल गई, मतलब इनके पास ऊर्जा कम बची। और ये ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? द्रव्यमान क्षति के रूप में, मतलब द्रव्यमान भी कम हो जाता है। तो दोनों उत्पादों की कुल ऊर्जा द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान और ऊर्जा से हमेशा क्या होगी? कम होगी। अब हम ये देखते हैं कि विघटन में कितनी ऊर्जा निकलती है। तो विघटन की ऊर्जा हम जानते हैं वो होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर। तो विघटन की ऊर्जा Q बराबर आएगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर। डेल्टा एम क्या होता है? डेल्टा एम होता है द्रव्यमान में क्षति, यानी द्रव्यमान में कमी। वो कैसे होगी? द्रव्यमान में कमी निकालने के लिए इस वाले द्रव्यमान को हम x नाभिक के द्रव्यमान में से इस y और इस अल्फा पार्टिकल के द्रव्यमान को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे द्रव्यमान में क्षति जो होती है वो किसके बराबर आएगी? वो x नाभिक के द्रव्यमान में से y नाभिक के द्रव्यमान को और अल्फा पार्टिकल के द्रव्यमान को माइनस करेंगे, उतनी हमारे पास द्रव्यमान में क्षति होनी चाहिए। तो विघटन ऊर्जा Q बराबर आ जाएगा mx माइनस my माइनस m अल्फा और इंटू सी स्क्वायर, इतनी हमारे पास विघटन ऊर्जा बचेगी। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब भी अल्फा क्षय होता है तो इस स्थिति में द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है, आवेश भी संरक्षित रहता है, ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी संरक्षित रहती है। समझे कैसे? यहाँ पे देखिए टोटल कितना आवेश था? 92। यहाँ पे देखिए 90 और 2 92 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियॉन्स की संख्या देखें तो 238, यहाँ पे देखिए 234 और 4 238, मतलब आवेश भी संरक्षित रह रहा है और ऊर्जा भी संरक्षित रह रही है। इसके साथ ही इसमें संवेग भी संरक्षित रहना चाहिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा कॉमा द्रव्यमान कॉमा न्यूक्लियॉन्स की संख्या, एवं संवेग संरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया। अब हम इस संवेग संरक्षण की बात कर लेते हैं। समझिएगा इस कि प्रारंभ में जो हमारे पास नाभिक होता है, जो पेरेंट नाभिक है वो स्थिर है, और उसके बाद उसमें से अल्फा पार्टिकल और डॉटर नाभिक बनता है। अगर ये स्थिर अवस्था में है, मतलब प्रारंभिक संवेग शून्य है, तो अंतिम संवेग भी क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि पहले संवेग का मान बाद में संवेग के बराबर होना चाहिए। पहले अगर ये स्थिर है तो बाद में कुल संवेग का मान भी 0 होना चाहिए। स्थिर है, प्रारंभिक संवेग 0 है, तो बाद में भी कुल संवेग 0 आना चाहिए। इसका मतलब अंतिम संवेग 0 कब होगा? जब इस अल्फा पार्टिकल और इस y नाभिक का जो संवेग है वो एक दूसरे के बराबर हो और दिशा में विपरीत हो। इसका ये मतलब है कि अगर प्रारंभ में संवेग का मान 0 है तो अंतिम में भी संवेग 0 होगा। और अंतिम में संवेग 0 कब होगा? जब अल्फा पार्टिकल का संवेग और इस y नाभिक का जो संवेग है वो एक दूसरे के बराबर और दिशा में क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि y नाभिक इस अल्फा पार्टिकल से भारी है। इसका मतलब इसका वेग कम होगा और इसका वेग क्या होगा? ज्यादा। मतलब अधिकांश जो विघटन में हमें ऊर्जा मिलेगी, ये ऊर्जा विघटन की जो ऊर्जा है, अधिकांश विघटन ऊर्जा वो इन दोनों में बट जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इसका अल्फा पार्टिकल का वेग ज्यादा होगा, मतलब इसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, और इस नाभिक के पास ऊर्जा क्या होगी? कम। मतलब अल्फा पार्टिकल बहुत तेज मूव करेगा और ये नाभिक क्या मूव करेगा? बहुत ही कम। या फिर हम सरल शब्दों में ये कहें कि विघटन में जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो अधिकांश विघटन की ऊर्जा केवल अल्फा पार्टिकल को ही मिलेगी, बहुत न के बराबर ऊर्जा केवल इस पार्टिकल या इस नाभिक को मिलेगी। क्लियर गाइस? इस पॉइंट को हम थोड़ा समझ लेते हैं और उसको समझने के लिए मैं इस पूरे को रफ कर दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस पूरे को अपन रफ कर देते गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्फा क्षय बेसिकली क्या होता है। चलिए, तो हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं, संवेग संरक्षण को। हमने देखा कि इस प्रोसेस में संवेग संरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रारंभिक कंडीशन में ये जो हमारे पास नाभिक x था वो स्थिर अवस्था में है, मतलब प्रारंभिक संवेग हमारे पास कितना दे रखा है? 0। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अंतिम संवेग भी 0 आना चाहिए। अंतिम संवेग 0 केवल तब होगा जब अल्फा पार्टिकल इस दिशा में मूव करेगा और ये y नाभिक इस दिशा में मूव करेगा। दोनों के संवेग एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे और बराबर होने चाहिए, तभी एक दूसरे को 0 करेंगे। नेक्स्ट संवेग कितना आएगा? 0। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हल्का है और ये नाभिक भारी है, और दोनों का संवेग अगर बराबर है, इस स्थिति में यहाँ पर ये फास्ट मूव करना चाहिए और ये धीरे मूव करना चाहिए।
मतलब विघटन में हमें जो ऊर्जा मिलती है Q, इस विघटन की अधिकतर ऊर्जा तो इस अल्फा पार्टिकल को मिल जाएगी और बहुत कम ऊर्जा मेरे पास इस नाभिक को मिलेगी। इसको हम प्रूफ कर देते हैं। किस तरह से प्रूफ करेंगे समझिए आराम से। तो संवेग संरक्षण को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं गाइस, संवेग संरक्षण, और साथ ही ये प्रूफ करेंगे कि अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है जो विघटन की ऊर्जा के लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं गाइस। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि प्रारंभिक कुल संवेग का मान जो है इनिशियल संवेग का मान फाइनल संवेग के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। प्रारंभिक संवेग मेरे पास कितना है 0, अंतिम संवेग किसके बराबर आएगा, अंतिम संवेग आएगा अल्फा पार्टिकल का संवेग और प्लस इस नाभिक y का संवेग, यही आएगा मेरे पास। तो अल्फा पार्टिकल के संवेग को हम क्या लिख लेते हैं p ऑफ अल्फा, और इस y नाभिक के संवेग को लिख लेते हैं p ऑफ y। संवेग p बराबर क्या होता है m इंटू वी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा p ऑफ अल्फा बराबर माइनस p ऑफ y। यहाँ से अल्फा पार्टिकल का संवेग आ जाएगा m अल्फा इंटू वी अल्फा और बराबर पी वाई की जगह माइनस एम वाई और वी वाई। क्लियर। यहाँ से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, यहाँ से मैं वी अल्फा की वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, वी अल्फा की वैल्यू निकाले या फिर एम अल्फा की वैल्यू निकाले, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से हम वी अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। किसकी वैल्यू निकाल देते हैं, वी अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, या वी डी की वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे वी वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू, ये एम वाई इसकी गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, एम अल्फा वी अल्फा और अपॉन एम वाई। क्लियर। इसको दे दिया मैंने समीकरण 1। अब हम ये देखते हैं कि विघटन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इन दोनों को मिलती है। तो कुल विघटन ऊर्जा का मान इन दोनों को मिलने वाली गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होना चाहिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा देते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि कुल विघटन की ऊर्जा अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा और प्लस इस वाई पार्टिकल या वाई नाभिक की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा Q बराबर अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² यानी m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई नाभिक की गतिज ऊर्जा 1/2 mvy और vy का स्क्वायर। यहाँ से हम किसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ से हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं vy। तो vy की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से मान किस में रखते हैं, 2 में। सो इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कुल ऊर्जा Q बराबर 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 my और vy की जगह ये आ जाएगा m अल्फा v अल्फा v my, m अल्फा v अल्फा अपॉन my और इसका स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा Q बराबर 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/2 my और ये आ जाएगा m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर अपॉन my स्क्वायर। ये my से एक बार कैंसिल। Q बराबर 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर अपॉन my। क्लियर। यहाँ जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो Q बराबर 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से देखिए 1/2 कॉमन, m अल्फा एक बार कॉमन आ गया तो m अल्फा बचेगा और अपॉन my बचेगा। क्लियर। ये मेरे पास वैल्यू बच जाएगी। ये किसके बराबर है, ये मेरे पास किसके बराबर है, ये अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा के बराबर है। देखिए 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर जो है ये अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा के बराबर लिख देंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा। तो Q बराबर इसको लिखेंगे अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा K अल्फा और क्या बच जाएगा मेरे पास 1 प्लस m अल्फा अपॉन my। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। हमने क्या पढ़ा इस प्रोसेस में कि जो द्रव्यमान संख्या हमारे पास इसकी zxa थी, तो ये कितना हो जाता है, ये होता है z-2 और a-4 और इसकी मेरे पास वैल्यू कितनी होती है 2he4। तो समझिए इसको यहीं नहीं लिखता हूँ मैं, छोड़ देते यहाँ नहीं लिखते हैं हम, वापस लिख देता हूँ मैं एक बार।
हमने प्रोसेस पढ़ी कि जेड एक्स ए अल्फा डीके में होता क्या है, जेड माइनस 2 ए माइनस 4 प्लस 2 He4 और प्लस Q ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिए जो मेरे पास अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान है, अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान किसके बराबर है, 4U के बराबर, और वाई पार्टिकल का द्रव्यमान किसके बराबर है, A माइनस 4 के बराबर। तो यहाँ पर सिंस m अल्फा का मान तो लिखा है 4U के बराबर, ठीक है, 4AMU, और My जो है, y नाभिक का द्रव्यमान वो किसके बराबर है, A माइनस 4AMU के बराबर। ये मान इसमें रख देते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये आ जाएगा Q बराबर K अल्फा, K बराबर K अल्फा 1 प्लस m अल्फा की जगह तो क्या आ जाएगा 4, और इसके नीचे आ जाएगा A माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4 और A माइनस 4। इसका हम ले लेते हैं क्या, LCM, तो ये आ जाएगा LCM आ जाएगा A माइनस 4, ये आ जाएगा A माइनस 4 और प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, विघटन ऊर्जा अल्फा बराबर A अपॉन A माइनस 4। यहाँ से अगर मैं K अल्फा निकालूँ तो ये पूरा इधर आ जाएगा, ये आएगा A माइनस 4 अपॉन A इंटू Q। तो इस इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, देखिएगा ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन शो कर रही है अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा। अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा विघटन की ऊर्जा की A माइनस 4 अपॉन A गुनी यानी लगभग Q के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ किस प्रकार से। चलिए, तो इसको अपन रफ कर देता है, कैसे आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल की जो ऊर्जा है या विघटन की जो ऊर्जा हमें मिलती है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, हम ये मानते हैं कि विघटन की ऊर्जा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। जब कोई अल्फा क्षय होता है तो विघटन की ऊर्जा हमें मान लेते हैं 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किस में बदलती है, अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा और बनने वाले नाभिक की गतिज ऊर्जा में। तो हमने ये कहा कि अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा इसमें ज़्यादा होती है और इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। मैक्सिमम जो विघटन की ऊर्जा है वो अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा में बदलती है। तो समझते हैं इसको, मान लेते हैं कि विघटन की गतिज ऊर्जा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस हिसाब से अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा कितनी आनी चाहिए, अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा K अल्फा आनी चाहिए A माइनस 4 अपॉन A और इंटू Q, इसके बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए इस प्रोसेस में हम बात करें A का मान किसके बराबर है, A का मान हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी पोलोनियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर यूरेनियम का ही एग्जाम्पल लेते हैं 238 92 238, यहाँ लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल 92U238 में से थोरियम का बनना यानी 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 प्लस विघटन की ऊर्जा। तो इस प्रोसेस में हम मान लेते हैं A का मान कितना है 238, तो यह आ जाएगा 238 माइनस 4 और अपॉन 238 और इंटू 5, क्लियर। क्या बच जाएगा K अल्फा बराबर, इसमें से माइनस क्या तो 234 आएगा, 234 अपॉन 238 और इंटू 5। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 का भाग गया ऊपर और नीचे, मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इंटू 5, ये लगभग 0.9 टाइम्स लगभग इसमें भाग जाएगा। तो 0.9 इंटू 5 को अपन करेंगे तो ये आएगा 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। समझिए कि अगर इस प्रोसेस में हमारे पास विघटन की ऊर्जा प्राप्त होती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विघटन की ऊर्जा में से 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो केवल अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। मतलब हमारे पास अगर विघटन की ऊर्जा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल को कितनी मिलेगी 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फा पार्टिकल को मिल जाएगी कितनी 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बची हुई केवल 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस वाले नाभिक को मिलेगी। मतलब कि विघटन ऊर्जा का अधिकांश भाग अल्फा पार्टिकल में चला जाता है, यानी अल्फा पार्टिकल बहुत तेज मूव करता है और जो बनने वाला नाभिक है वो स्लो मूव करता है। यानी अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा लगभग विघटन की ऊर्जा के क्या आती है बराबर, और इसी इक्वेशन से हमको ये पता चलता है। तो इससे आगे वीडियो की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए
हम इसी टॉपिक को और आगे डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ अल्फ़ा डीके को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।